साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफल किसान की जिन्होंने छोटे स्तर से काम शुरू किया और आज एक बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं कुसावली गांव में। यहाँ पर श्री विनोद सैनी जी ने पिछले 10-12 सालों से अपने फार्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से कन्वर्ट कर दिया है और एक सफल किसान का द्योतक हैं वो। उन्होंने शुरू किया था वर्मी कंपोस्ट से, उसके बाद फिर जैविक खेती और फिर ऐसे करते करते उन्होंने बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि एपीडा का एक पार्ट है, उसके साथ मिलकर के सीड प्रोडक्शन का काम शुरू किया, जिसमें धान की जो बासमती धान की जो वैरायटी हैं, प्रजाति हैं, उनको डीएनए टेस्ट तक कराने के बाद, यानी कि क्वालिटी को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के बाद वो काफ़ी बड़ी मात्रा में उसका सेल कर रहे हैं। इसके अलावा वो फार्म पर इंटरक्रॉपिंग, सह फसली खेती और बहुत अच्छी तरीके से जैव विविधता को उन्होंने अपने फार्म पे मेंटेन किया हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि जैविक खेती और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मामले में काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं और बहुत सारे जो युवा वर्ग है वो नौकरियां छोड़ करके खेती की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो आकर के यहाँ सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फार्म को मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से जैविक खेती होती है और उससे जुड़े हुए जो भी आयाम हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो यहाँ लोग ट्रेनिंग लेते हैं और साथ में एक कैसे हम सफल किसान बन सकते हैं, यहाँ से वो प्रेरणा लेकर के जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं। किसान खेती छोड़ने को तैयार है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ स्वावलंबी होकर के करना नहीं चाहते। तो यहाँ विनोद सैनी जी से बाकी किसानों को सीख लेनी चाहिए कि उनको खेती में कैसे सफल होना है। आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम विनोद सैनी है, गांव कुसावली, तहसील सरदना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के मैं रहने वाला हूं। आपकी एजुकेशन सर? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से की थी। चिराग कृषि फार्म को बनाने के पीछे क्या रीज़न रहे और आप जो दूसरे किसान कर रहे हैं उससे हटके जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, चिराग कृषि फार्म जो है वो अभी डेवलप हुआ है। ज़मीन तो पहले ही भी थी, बड़े लोग जो थे, बड़े बुजुर्ग हमारे जो भाई थे, पिताजी थे, खेती वो भी करते थे। लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद 1 साल जॉब किया। जॉब में मेरा मन नहीं लगा। एज ए केमिस्ट जो है एक लैब में मैंने जॉब किया, जहाँ पे दवाइयों की टेस्टिंग वगैरह होती थी, वही मेरा फील्ड था। लेकिन जॉब में मन नहीं लगा और हम लोगों पे एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, औषधीय पौधे। उनकी खेती करने का हमने निर्णय मन में आया कि हमें औषधीय पौधों की खेती करनी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब में जब मन नहीं लगा तो हम लोगों ने जो है औषधीय पौधे खेती करने का निर्णय लिया। तो 2003 में जो है 21 जनवरी 2003 को मैंने जॉब छोड़ दी थी और जॉब छोड़ के हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ आपके पास ज़मीन कितनी है? यहाँ पे हम लोग 6 भाई है, तो 6 भाई में हमारे पास में 40 एकड़ ज़मीन है। तो सभी संयुक्त परिवार हैं और संयुक्त परिवार की मैं अगर कहूँ तो जो हमारे बड़े भाई साहब थे उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है हमें पढ़ाया है। और जब मैं यहाँ जॉब छोड़ के आया था वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थे कि भाई हम लोगों ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है और हम यहाँ पे आ गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उसका कारण ये था कि उन्हें ये लगता था कि खेती में जो है जिस तरीके से मेरी उम्र निकल गई, मैंने मेहनत करी और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं कमा पाया, तो हो सकता है कि मेरी भी उस तरीके से जो है स्थिति हो जाए। टीस थी कि
मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कुछ अधिकारी या कुछ बड़ा पद पे पहुंचा दूं, क्योंकि किसानी से वो जो है ग्रस्त थे, मतलब उनको ये लगता था कि किसानी में कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ आके जो है हम लोगों ने पहले जैविक खेती, औषधीय पौधों की खेती हम लोग करना चाह रहे थे, तो उसके लिए खेतों का भी जो है ऑर्गेनिक होना ज़रूरी था, दवाई से फ्री होना ज़रूरी था। अब दवाई से फ्री कैसे हो, तो उसके लिए हमने इधर उधर दिमाग लगाया, तो हमें पता चला कि भाई अगर हम वर्मी कंपोस्ट खेत में डालेंगे तो उससे हमारी भूमि जो है उपजाऊ होगी और रासायनिक खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी, और काफ़ी टाइम तक की अगर उसको यूज करेंगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो हमने जो था उस टाइम पे 2003 में ही जो है एक 5 बेडों की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डाली। यूनिट डालने के बाद जो है उनसे हमें थोड़ा 2 महीने के बाद में इनकम शुरू हुई, और इनकम भी जो था कि उसमें हमने कैचवे भी जाने लगे और खाद भी जाने लगा। स्थिति तो नाजुक थी क्योंकि घर वाले थोड़ा नाराज़ थे, जेब में पैसा नहीं था, जो नौकरी से थोड़ा बहुत बचाया था 1 साल के अंदर वो हमने उस वर्मी कंपोस्ट के काम में लगा दिया था। तो वर्मी कंपोस्ट को सेल करने की जब बात आई तो यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो है मेले में एक स्टॉल लगाया हुआ था, तो वहीं पे एक बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BDF की स्थापना हुई थी 2003 में। तो जो यूनिवर्सिटी से उनको एरिया दिया गया था वो एरिया काफ़ी जो था सैलाइन था, उसकी pH वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी। उन लोगों को वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत थी। जब हमने स्टोर लगाया तो हमारा परिचय जो है उनसे हुआ। तो परिचय होने के बाद जो है हमने कहा कि भाई आप हमारी यूनिट आके देख लीजिए, पहले हमारे प्रोडक्शन का तरीका क्या है। तो जब में लोग यहाँ पे आए तो उनको हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमसे जो था खाद लेना शुरू कर दिया, और हमें जो है उनसे बासमती की खेती करने की जिज्ञासा हुई। अब औषधीय पौधे की हम खेती करने के लिए आए थे, लेकिन हम बासमती पे आ गए। ये भी एक थोड़ा पेचीदा कहानी है। उसमें क्या था, हम लोग 2 लोग थे, एक मेरा साथी था, दोनों आए थे यहाँ औषधीय पौधों की खेती करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले थोड़ा सहमत नहीं थे। जिस तरीके से हमारे नहीं थे उस तरीके से हुए। तो चिराग फार्म ऐसा नहीं था जहाँ पे एक टूटा हुआ सा कोठा था, तो शुरुआती स्टेज ऐसी ही थी जब हम लोग आए थे, लेकिन उससे पहले बहुत डेवलप था। वो धीरे धीरे जो है, जो हमारी रठान थी वो पुरानी हो गई थी, तो पुराना मकान थोड़ा डैमेज तो हो ही जाता है, हमें ज़रूरत थी। तो उन लोगों बासमती वालों ने हमसे खाद लिया और उन्होंने हमें बासमती खेती की जानकारी दी। हम लोग खाने पीने के लिए थोड़ा सा जो है धान लगाते थे 2-3 बीघे, लेकिन जब उनके संपर्क में आए तो वो शुरू में ही हमने 11 बीघे धान लगाया। तो 11 बीघे धान लगाने के बाद उसका प्रोडक्शन अच्छा रहा, और जब प्रोडक्शन उसका अच्छा रहा तो उसमें आमदनी भी हुई, हमारा रुझान बढ़ा, जागरूकता बढ़ी। अब जैसे हम उन डॉक्टर साहब के संपर्क में आए, तो जब उनके संपर्क में आए तो उनसे और भी डॉक्टर लोग जो हैं संपर्क में आए, और लोगों साइंटिस्टों के संपर्क में आए। उन लोगों ने हमें अच्छी खेती की नई तकनीकी जानकारियाँ उनसे मिलने लगी। जो जानकारियाँ हमें वहाँ मिलती थी उसे हम अपने फार्म पे अडेप्ट करते थे, नई तकनीकी को, और उससे जो था हमें लाभ होता था। जब लाभ होता था तो कुछ लोगों से हटके हम काम करते थे। उससे ये होता था कि प्रोडक्शन भी बढ़ता था, और जब प्रोडक्शन बढ़ता था तो उससे आमदनी भी बढ़ती थी। मतलब आपने जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग ये सब शुरू कर दिया, और साथ में सीड का काम या बासमती धान का भी काम था? हाँ, दोनों काम हमारे एक साथ, दोनों से काम शुरू हुए। लेकिन उसमें शुरू कैसे हुए कि बासमती वालों ने, जैसे हमने धान बोआना शुरू किया तो वे लोग बीज तैयार करते थे। तो पहले क्या था, उन लोगों ने हमें अपने लिए बीज तैयार करने के लिए प्रोग्राम दिया कॉन्टैक्ट फार्मिंग के हिसाब से। जब 2 साल तक की हमने उनको कॉन्टैक्ट फार्मिंग करी उनके लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने ही ब्रांड से बीज बेचिए। अच्छा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया और नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कराया। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं वही आप करिए। तो मैंने वो काम जो था 40 कुंटल से शुरू किया, बीज से 40 कुंटल बीज की शुरुआत करी, और वो 40 कुंटल भी बीज हमारे से नहीं बिका, उसमें भी 5-7 कुंटल बीज बच गया। शुरुआती स्टेज की तो बिकने में दिक्कत थी। नहीं, उनको फार्मर ही थे, हम किसान ही हैं। और किसान जब मैं जाता था दुकान पे, तो दुकानदार जो है वो बड़ी कड़ी हुई निगाहों से देखता था कि भाई पता नहीं कैसा होगा बीज, क्या होगा, कोई गुडविल नहीं थी, विश्वास नहीं होता।
लेकिन हम उसको जो है मल्टीप्लाई करते रहे, हर साल डबल करते रहे। और फिर बाद में जो उसकी गुणवत्ता की, पैदावार की और जो उसमें किसानों का विश्वास जगा, वो ऐसा बढ़ा कि किसानों ने वो पसंद किया। और जो दुकानदार हमसे मुंह मोड़ते थे उनको जबरन जो है वो मंगाना पड़ा हमारे से। तो स्थिति ऐसी आई कि आज जो 40 कुंटल बीज था वो आज बढ़ के हमारा करीब 2200-2300 कुंटल बीज हम धान का उत्पादन करते हैं। धान की 6-7 वैरायटी जो हैं बासमती धान की, जैसे पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1401, सुगंध 5 और पूसा बासमती 1718। ये 8-9 वैरायटी जो है पूसा बासमती, मतलब बासमती भर के हम लोग, हाँ ठीक है, तो वो हम लोगों ने जो है अब तैयार करके दे रहे हैं। और हिंदुस्तान में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें हमारी जो फर्म है चिराग सीड्स, वो ऐसी फर्म है जो DNA टेस्टिंग बीज दे रही है, जबकि उसमें कोई भी जो है ऐसा मानक गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित नहीं है कि आपको DNA टेस्टिंग करानी है। लेकिन मानकों से अलग हट को देखते हुए, मानकों के हिसाब से आप DNA टेस्ट कराते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कि हमारा जो बीज है वो प्योर है या नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसमें कोई दूसरी चीज़ की, दूसरी वैरायटी की, दूसरे धान की जो है मिक्सिंग तो नहीं है। इस वजह से अपने मन की संतुष्टि के लिए, आत्मविश्वास के लिए हम और किसानों का नुकसान ना हो, इस वजह से हम DNA टेस्ट भी करा के किसानों को प्रोवाइड करते हैं। ब्रांड बनाने में बहुत समय लगता है और ये ब्रांड जो बनता है वो क्वालिटी से बनता है। तो ये चिराग फार्म की जो है ये कह ली कि क्वालिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में जो मेहनत और वो सब चीज़ें लगती हैं, अवेयरनेस है, वो सब चीज़ें हैं, तो वो इसीलिए आज फेमस है। उसका पीछे रीज़न यही है, गुणवत्ता। बिल्कुल, प्रोडक्शन तो काफ़ी हो रहा है, हर किसान कर रहा है, लेकिन गुणवत्ता जो है उस पर ध्यान थोड़ा सा किसान का कम है। और गुणवत्ता की वजह से जो हमारा यहाँ से बासमती चावल निर्यात होता है, तो कई बार आपने भी सुना होगा कि भाई बंदरगाह पे जो है वो केमिकल रेजिड्यू की वजह से जो है रुक गया है। तो हम लोग गुणवत्ता जो है उस पे ध्यान दे रहे हैं। और गुणवत्ता में क्या है कि जो हमारा केमिकल रेजिड्यू है वो हमारे उत्पादन में ना जाए। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जैविक खेती का हम लोग काम कर रहे हैं। 5 हेक्टेयर जो हमारी एरिया है वो उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा रजिस्टर्ड है। 4 साल उसको हमें करते हो गए, 4 साल का सर्टिफिकेट हमारे पास में है। तो हमने थोड़ा लीक से हट के काम किया। जो किसान परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे, हमने नई तकनीकी को अपनाया। जैसे अगर हम गन्ने की खेती की बात करते हैं तो गन्ने की खेती में जो है हमने ट्रंच मेथड को अपनाया, उसमें मिश्रित खेती करी। गन्ने के साथ में हम लोगों ने जो है गोभी, चना, धान, मसूर, आपका गाजर, पालक, तमाम चीज़ जो उस टाइम की फसलें होती हैं। अक्टूबर में हम जो गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें जो सह फसल बोई जाती है, उस वक्त की जो खरीफ में जो फसल बोई जाती है वो सभी गन्ने के साथ में हम लगाते हैं। और उससे क्या होता है कि जितना भी खर्चा उस गन्ने की क्रॉप में आता है वो सारा निकल जाता है। उसी खर्चे में से वो भी निकल आता है। हाँ, तो अब जैसे कहते हैं कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि भाई किसानों की आय बढ़े, तो किसानों की आय तभी बढ़ सकती है जब हम लोग अपने खर्चे कम करें। इसका मतलब ये है कि खेती में कमी कुछ नहीं है, बस ज़रूरत है कि किसान जो है उस लगन से काम करे जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारे लगन की भी कमी है क्योंकि थोड़ा सा अब किसान जो है वो मॉडर्न हो गया है। अगले जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है वो थोड़ा खेती की तरफ को ध्यान उसका नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो जोत छोटी हो गई है, एक हर कोई ये चाहता है कि भाई खेती में कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर खेती को खेती ना समझ के उसको व्यापार करके अगर हम करें तो खेती में भी जो है अगर हम 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं उतना लाभ हमें मिल सकता है। दूसरा कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि किसान को उसके उत्पादन का, उसकी फसल का उचित दाम मिले। अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे तो किसान के बच्चे जो नौकरी के लिए 10-10 हज़ार 55 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए शहर की ओर भग रहे हैं तो वो पलायन जो है वो रुकेगा अगर किसान को उसके उत्पादन का अच्छा दाम मिले। मतलब किसान को जो है लगन से काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, क्वालिटी बनानी चाहिए जी। और सरकार को भी उसमें जो है योगदान देना चाहिए। उसके जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका सही रेट मिल जाए
तो वो उस तरफ जो है उसका रुझान बना रहेगा। हाँ, आपने ठीक कहा, क्वालिटी प्लस उसकी लागत, क्वालिटी और लागत के हिसाब से जो है उसको उसका रेट में। हम चिराग फार्म की बात करें या इंडिविजुअल आपकी बात करें, तो अगर हम सामान्य किसान से आपकी तुलना करें तो जो सामान्य खेती आजकल गन्ना, गेहूं, धान और दूसरी जो सब्जियां खेती करते हैं, उस वाली खेती में जो आज आप कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, सह फसली खेती कर रहे हैं, आपकी आय कितना गुना ज़्यादा बढ़ी है? मैं नंबर ऑफ आय की बात नहीं कर रहा, तो कितना गुना की बात कर रहा हूँ, मतलब कितना ज़्यादा आपको इनकम हो रही है? देखिए, जब हम कुछ चीज़ लीग से हट के काम करते हैं तो उसमें शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। शुरू में हमें थोड़ा अटपटा लगता है, उसको अडेप्ट करने में भी समय लगता है, तो लेकिन जब हम उसको अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो जो शुरू में कठिनाइयाँ आती हैं हमें सरल हो जाती हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि भाई कितना उत्पादन जो है वो बढ़ा या क्या हुआ, तो मोटी सी तौर में मैं आपको बताऊं कि पहले जो गन्ने का हमारा एवरेज था वो करीब 70 से 75 कुंटल प्रति बीघा कह सकते हैं हम। हमारे यहाँ पे 843 वर्ग मीटर का है, और अभी हम पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल में वो 86 कुंटल था, 86 कुंटल प्रति बीघा। तो 86 कुंटल प्रति बीघा था, और इस टाइम में अगर हम बात करें इस सीज़न की, तो इसमें हमें उम्मीद ये है कि वो करीब 91 या 92 कुंटल प्रति बीघा पहुंच जाएगा। 75 से 90-91 तक पहुंच गया है। और तकनीकी को अपना के खर्चे में कितना कम किया है आपने? कम ने खर्चे में ये मान के चलिए कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो अपनी गाय हैं उसके द्वारा जैविक खाद, जैविक कीटनाशक उसके पेशाब से, गौमूत्र से तैयार करके और खेतों में दें, लेकिन खर्चा उसमें भी आता है। तो खर्चे का ये मान के चलो कि हम लोगों ने करीब 25-30% खर्चा कम किया है। मतलब खर्चा भी कम किया 25% के करीब तो आ ही जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा उत्पादन भी बढ़ा है, खर्चा भी कम हुआ है, और जो जमीन की एक्टिविटी है और ये कह सकते हैं कि जो उर्वरा शक्ति वो भी बढ़ रही है। मतलब जो चीज़ हमारे बाप दादाओं ने हमको दी है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी को हम कम से कम बढ़िया ना करके जाएं तो कम से कम ऐसी तो दे ही दें। बहुत अच्छी सोच। तो अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे सीड प्रोडक्शन को लेकर के, या कोई आपसे सीड लेना चाहे, तो आपका क्या प्रोसीजर है? देखिए, मेरा ध्येय जब मैं यहाँ आया था यही था कि मैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ूं, उन्हें रोज़गार देने की कोशिश करूं, और किसी न किसी माध्यम से जो है किसानों को लाभान्वित हो। चाहे वो सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम करें, चाहे वो अच्छी तकनीकी को अपना के करें, उस चीज़ के लिए भी हम लोग यहाँ पे सेमिनार वगैरह कराते रहते हैं चिराग कृषि फार्म पे, जिससे नई नई जानकारियाँ जो है किसानों तक पहुँचे। रही बात जुड़ने की कि आप उत्पादन, मतलब जो किसान हैं वो सीड उत्पादन में कैसे जुड़े, तो उसके लिए हम लोग जो हैं हर साल अपने बीज प्रोडक्शन में वृद्धि करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, दोगुना करते हैं, लेकिन अब ये है कि हमने एक लिमिट रख दी कि 10% 20% हर साल बढ़ाना है। तो इस हिसाब से हम लोग किसानों का चयन करते हैं कि वो अच्छी खेती अगर कर रहा है या वो हमारे मानकों के हिसाब से काम करना चाह रहा है और हमारी जो कंडीशन है उससे वो सहमत है, तो वो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं अंत में आपसे बस नए किसान जो हैं, जो विमुख होते जा रहे हैं किसान खेती से, या जो नवयुवक हैं वो अब खेती की तरफ वापस आएँ, तो आप उनको शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, थोड़ा सा मैं कोरोना काल के बाद की बात करूं तो कुछ उसमें लोगों ने वीडियोस देखे, कुछ लोगों ने बिज़नेस के बारे में ढूंढा। तो मैं आपको बताऊं, पिछले 4-5 साल में जो है हमारा एक भी केंचुआ नहीं बिका था। वर्मी कंपोस्ट की अगर मैं बात करूं तो डीडी किसान वाले हमारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कवरेज करके लेके जाते हैं, हर साल ही आते हैं वो, और वो फिर जब वीडियो डालते हैं तो लोग देखते भी हैं। तो उन वीडियोस से प्रभावित होके जो हैं किसानों के भी अदर स्टेट से, दूर हर स्टेट से लगभग मेरे पास में फ़ोन आ चुका कि भाई हम लोगों को केंचुए चाहिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या उन स्टेटों में जो है वर्मी कंपोस्ट की यूनिट हैं या नहीं है, क्योंकि जीव है, जीव को हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा अदर स्टेट में नहीं भेज सकते, क्योंकि जो जितनी जीव की कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। तो उसके बावजूद भी जो है इस साल कोरोना काल के उस काल के बाद जो है करीब 300-350 किलो केंचुआ जो है हमने यहाँ से बेचा है, और युवा ले गए हैं उसको।
तो मैं तो आपसे यही बताना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ कि युवा जो है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ को झुकाव बन रहा है। अगर उसको सही सिस्टम मिल जाए, जो वो काम कर सही दिशा मिल जाए और उसके उत्पाद का अच्छा दाम मिल जाए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कृषि जो है वो घाटे का आत्मनिर्भर हो सकता है और कृषि भी घाटे का सौदा नहीं है। ये तो विनोद सैनी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं किसानों से भी ये आग्रह करता हूं कि वो आप जैसा बने और आपसे भी अच्छा बने और लगनशील होकर के खेती करें, जैविक खेती करें और अपना सीड प्रोडक्शन या जो भी खेती से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनको अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।